हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम हमारा तीसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद, जिसमें हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था वह संघवाद क्या होता है या संघात्मक सरकार का क्या अर्थ होता है। और उसमें हमने पढ़ा भाई संघात्मक सरकार के या संघवाद के क्या क्या लक्षण होते हैं। वह अगर किसी देश में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है तो वहां के संविधान में क्या क्या तत्व होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे, ठीक है, जिनसे हमें पता चले भाई यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा वह भारतीय संघवाद के बारे में। वह भारत के अंदर जो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कनाडा के संविधान से ली गई है, उसकी विशेषताएं पढ़ी हमने। जिसमें हमने पढ़ी क्या भाई, जो संविधान क्या होगा, सर्वोच्च है, लिखित और कठोर संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, दोहरी शासन प्रणाली है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कुछ इसकी संज्ञात्मक विशेषताएं पढ़ी। जो विशेषताएं क्या थी, वो बिल्कुल जो संघवाद के लिए चाहिए ना, मतलब जो पहले क्वेश्चन में हमने संघवाद के लिए पढ़ी थी, वह जो लक्षण है वही लक्षण हमारे संविधान में हमें देखने को मिले और उन्हीं के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम करते हैं वह भारत के अंदर जो संविधान है उसमें जो एकात्मक तत्व है उसकी विशेषताओं के बारे में। कल हमने पढ़ा भारतीय संघवाद के बारे में, संघात्मक तत्वों के बारे में, आज पढ़ेंगे हम एकात्मकता के बारे में, ठीक है। अब देखो, आज का क्वेश्चन वही है, भारतीय संविधान की संज्ञात्मक और एकात्मक विशेषताओं या तत्वों का वर्णन कीजिए। कल हमने संज्ञात्मक के बारे में पढ़ चुके हैं हम, आज हम पढ़ते हैं एकात्मक की विशेषताओं के बारे में। तो एकात्मक जो भारतीय संविधान है उसमें एकात्मक विशेषताएं क्या है, उसमें सबसे पहले ही विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन क्या है, केंद्र के पक्ष में है। एकात्मक का मतलब क्या है बेटा, देखो संघात्मक मतलब संघ हो गया, ठीक है, मतलब शक्तियां क्या है, संघ के पास भी है और राज्यों के पास भी है, ठीक है, बंट गई, शक्तियों का विभाजन हो गया। और लेकिन एकात्मक में क्या है, राज्यों के पास शक्तियां नहीं बंटी, लेकिन उसमें किसमें, मतलब एक के पास शक्तियां रहेगी और एक किसके पास, केंद्र के पास, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या देखने को मिलता है, वह जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में है। केंद्र के पक्ष में कैसे है वो अभी बात करते हैं हम। क्या होता है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, कल हमने पढ़ा था ना, जो शक्तियों का विभाजन है भारतीय संविधान में वो 3 सूचियों में बटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ही हमने पढ़ी थी कौन सी, संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है, जिसमें कितने विषय थे, स्टार्ट में कितने थे, 97 थे, ठीक है, बाद में वर्तमान में मतलब कितने हैं, 100 है। उसके बाद हमने पढ़ी राज्य सूची, उसके बाद हमने पढ़ी समवर्ती सूची, ठीक है। कौन कौन सी सूची पढ़ी, 3 सूचियां पढ़ी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पर कानून बनाएगी केंद्र, राज्य सूची पर के जो विषय उन पर कानून बनाएगी राज्य सरकार, और समवर्ती पर कौन बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाता, दोनों मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में, तो किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। आपको याद ही होगा वह कितनी संघ सूची में कितने विषय थे शुरू में, 97, कितने थे, 97, ठीक है। राज्य सूची में कितने थे, 66, शाबाश बताओ। और जो समवर्ती सूची इसमें कितने थे, 47। लेकिन बाद में क्या हो गया, मतलब वर्तमान में कितने इसमें, केंद्र सूची में 100, यहाँ पर 5 जो इसके विषय थे जो इसमें समवर्ती सूची में ऐड हो गए थे, तो यहाँ कितने रह गए, 61, और यहाँ कितने हो गए, 52, ठीक है। तो ये हो गया शक्तियों का विभाजन। तो इसमें क्या है, बस जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें केंद्रीय सरकार को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अब शक्तिशाली तो देखो वैसे सीधा ही दिख रहा है, देखो कितने विषय हैं, यहाँ पर 100 विषय है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 52 है, तो एक तो ज्यादा विषय हो गए, तो केंद्र ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो गया। और एक क्या है, सभी जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघीय सूची में शामिल किए गए हैं। कल हमने बात की ही थी, वह जो राष्ट्रीय हित के लिए जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय हैं, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण विषय है वो किसमें है, संघ सूची में शामिल है। और जो स्थानीय या प्रांतीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण विषय है वो राज्य सूची में। तो मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किस सूची में शामिल है, संघ सूची में है। तो संघ सूची मतलब किसके अधीन होगी, केंद्र सरकार के अधीन होगी। तो केंद्र मजबूत हो गया ना, तो केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में शामिल किए गए हैं। जो अवशेष शक्तियां हैं, या मतलब इसको बोल सकते हैं अवशेष शक्तियां, ठीक है, अवशेष शक्तियां भी केंद्र के पास है, ठीक है, अवशेष शक्तियां भी किसके पास है, केंद्र के पास। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा अवशेष शक्ति होती क्या है, तो अवशेष शक्ति वो होती है वे विषय जो केंद्र मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए, ठीक है। जो इन तीनों सूचियों में विषय शामिल नहीं किए गए, जो रह गए विषय, वो किस सूची में शामिल होते हैं, अवशिष्ट में होते हैं, ठीक है, अवशिष्ट में। और उन पर जो कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास।
पहले ही इसके पास ज्यादा विषय थे और कुछ अवशेष शक्तियों पर भी किसका अधिकार हो गया, केंद्र का। तो शक्तिशाली हो गया कौन, केंद्र। राज्यों के पास नहीं है। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि संघीय संविधान, मतलब जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है जहां पर संघीय संविधान है, संघात्मक शासन प्रणाली है, में अवशेष शक्तियों राज्यों के पास है। यहाँ पर तो क्या, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पर क्या है, जो अवशेष शक्तियां उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको, राज्यों को। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। जो यही बात है, मतलब यही बात क्या दर्शाती है, भारत में क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली भी है। ठीक है, संघात्मक तो है ही, लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली भी है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। ठीक है, तो ये जो पक्षपात किया गया है राज्य और केंद्र के बीच में, इससे हमें पता चलता है, या यह दर्शाता है भाई क्या है, भारत के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उतने समय तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जितना समय तक उन्हें राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जब भी चाहे किसी भी राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। देखो, राज्य के जो राज्यपाल हैं, अगर संघात्मक शासन प्रणाली है, तो इसका मतलब क्या हो गया, राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी कुछ अधिकार है। अब राज्य को अगर अधिकार है, अगर पावर है राज्य के पास, तो वो अपने राज्यपाल की नियुक्ति खुद करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य के जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इससे पता क्या चलता है, पावर किसके पास है, संघ के पास है, केंद्र के पास है। इससे क्या मतलब निकला, इसका अर्थ क्या निकला, इसमें भाव क्या निकला, वह भारत के अंदर क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, किसी स्टेट की भी बाउंड्रीज में कोई चेंज करना है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुसार संघीय संसद को कानून पास करके राज्यों की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। संघीय संसद में बताओ बेटा कौन कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उसका जो अभिन्न अंग है। ठीक है, तो वो कानून पास करके राज्यों की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। वह इस प्रकार से किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है या एक राज्य को 2 राज्यों में बांट सकता है। मतलब जो संघीय संसद है, मतलब केंद्र के पास ये अधिकार है क्या भाई, या तो वो कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है या एक राज्यों को तोड़कर मतलब बांटकर एक से अधिक राज्य बना सकता है। एक में से कई राज्य, जैसे पंजाब से क्या बना, पंजाब से हरियाणा बन गया। ठीक है, 1966 के अंदर पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, 1 से 2 स्टेट बना गए। ठीक है, तो ये अधिकार भी किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ये यही दिखाता है, वही बात है, ये वही दिखाता है कि भारत के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली भी है। ठीक है, तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है, संघीय संसद कर सकता है। उसके बाद चौथा है, राज्यों का अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं। ठीक है, अगर वही बात है, फिर अगर राज्य के पास पावर है, और संघ के पास भी पावर है, ठीक है, तो राज्यों को भी क्या मिलना चाहिए, संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के अंदर ऐसा नहीं है, राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघ की इकाइयां आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, का अपना संविधान है और वे अपने संविधान में स्वयं संशोधन भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। परंतु क्या बेटा, भारतीय संविधान राज्यों को, मतलब भारतीय संविधान के जो राज्य है, राज्यों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं देता है। वे सभी एक ही संविधान के अधीन है और उसे मानने के लिए बाध्य है। मतलब हमारा देश है, जो हमारे जितने भी देश हैं अंदर स्टेट हैं, वो किससे चलते हैं, एक ही संविधान से चलते हैं। अलग अलग स्टेट का कोई अलग अलग संविधान नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इकहरी नागरिकता। अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा ही डाउटफुल है, कई बच्चों को यहाँ पर डाउट भी होता है। देखो डाउट क्या होता है, पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा संघवाद के लक्षण, उसमें हमने पढ़ा जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर नागरिकता कैसी होती है, दोहरी कैसी, एक तो वो जिस राज्य में रह रहा है वहां का नागरिक कहलाएगा, और एक जिस देश में रह रहा है वहां की नागरिकता प्राप्त होगी। तो 2 नागरिकता प्राप्त होगी, जहां पर वो निवास कर रहा है और जिस देश में कर रहा है, 2 नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत में वैसे संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन जो उसका संघवाद का जो वो लक्षण है दोहरी नागरिकता का, वो भारत में नहीं अपनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता, इकहरी नागरिकता है। वो सिर्फ भारत, मतलब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, किसी स्टेट की नहीं। जैसे मान लो मैं हरियाणा का हूँ, ठीक है, क्या मैं हरियाणा का हूँ, तो मुझे हरियाणा की नागरिकता नहीं है, मेरे स्टेट की नागरिकता नहीं है प्राप्त, मुझे किसकी नागरिकता प्राप्त है, भारत की नागरिकता प्राप्त है। मैं भारत का सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ। ठीक है, देखो संघात्मक देशों में
जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। वे अपने राज्यों के नागरिक कहलाते हैं और समस्त देश के भी नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। परंतु भारत में लोगों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है। वे केवल भारत के ही नागरिक कहला सकते हैं, अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं। यह बात भी संघीय सिद्धांत के विरुद्ध है, ठीक है। अभी बताया ना मैंने, संघीय सिद्धांत की क्या है, विरुद्ध है, वो बात यहाँ पर अपनाई नहीं गई है। उसके बाद है संविधान संशोधन के संबंध में संघ की अधिक शक्तियां। भाई अगर संविधान में संशोधन करना है, ठीक है, या संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वहां पर क्या संघ अधिक शक्तिशाली है। कैसे है वो बात करते हैं। संविधान के संशोधन के संबंध में भी संघ को राज्यों के मुकाबले में अधिक शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर संशोधन का प्रस्ताव है तो वो किसके, सिर्फ संसद, केंद्रीय संसद के द्वारा कर सकते हैं। राज्य इस संबंध में पहल नहीं कर सकते। संविधान के अनेक अनुच्छेद ऐसे हैं, तो ऐसे हैं जिनमें संविधान केवल अपने साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकता है, मतलब संसद में ही साधारण बहुमत से संशोधन कर सकता है। कुछ अन्य अनुच्छेद हैं, मतलब कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जिसमें संसद के दोनों सदन अपने दो तिहाई मतलब विशेष बहुमत से बदल सकते हैं। संविधान में केवल कुछ ही विषय हैं ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। मतलब पावरफुल क्या है, संघ है, क्या है, केंद्र पावरफुल है। यहाँ पर संशोधन करना है तो वो अपने आप साधारण विधेयक से भी कर सकता है या विशेष बहुमत से भी कर सकता है। कुछ ही विषय ऐसे हैं, कुछ ही अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें उन्हें राज्यों के विधानमंडलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो केंद्र शक्तिशाली हो गया, ठीक है। अब केंद्र शक्तिशाली हो गया मतलब राज्यों के पास पावर नहीं है। राज्यों के पास पावर नहीं है तो पावर किसके पास रहेगी, सिर्फ केंद्र संघ के पास। और सिर्फ एक के पास पावर रहेगी तो शासन प्रणाली कौन सी होगी, एकात्मक शासन प्रणाली होगी, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। अब मुझे ये बताओ, राज्यसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है, ठीक है, कमेंट करके बताना। राज्यसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है, और इसका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है या अप्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है, कमेंट में बताना। ये राज्यों के का असमान प्रतिनिधित्व। देखो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के उच्च सदनों में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, परंतु भारत में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्वों की संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर बेटा, जो राज्यसभा में जो सीटें हैं और राज्य के जो प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, वहां पर क्या है, किस आधार पर जाते हैं, जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जैसे हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5 है, ठीक है। लेकिन जैसे यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर क्या है, ज्यादा राज्यसभा के सदस्य क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने हैं, 5 कम क्यों है, क्योंकि अपनी राज्य की जनसंख्या जो यूपी के मुकाबले, उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है। तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही जो प्रतिनिधि है, राज्यों के प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ जाएंगे, राज्य सभा में जाएंगे, ठीक है। पर निश्चित की गई है और वह समान नहीं है। समान तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ 5 है, वहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो समान तो बिल्कुल भी नहीं है। वो किसके आधार पर है, वो क्योंकि जनसंख्या के आधार पर है। जितनी राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी राज्यसभा में वहीं से ज्यादा सदस्य जाएंगे, जिसकी कम होगी वहां कम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं राज्यों में उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारी। जो राज्य के अंदर उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारी हैं, कौन से अधिकारी, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अब आपको पता होगा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कितनी है, 3, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, के सदस्य होते हैं। इन अधिकारियों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है इन तीनों पर, केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है। अब देखो काम कर रहे हैं ये राज्य में, किसमें, राज्यों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण किसका है, केंद्र का, और राज्य सरकारें इन्हें हटा भी नहीं सकती, ठीक है। तो नियंत्रण किसका, केंद्र का, मतलब पावर किसके पास, केंद्र के पास, और पावर केंद्र के पास है, अकेले केंद्र के पास हो गई तो एकात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। लास्ट है संकट काल में एकात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, संकट काल में एकात्मक शासन। अब आपने राष्ट्रपति का क्वेश्चन पढ़ा था जब, तो उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की संकटकालीन स्थितियां, जिसमें हमने 3 अनुच्छेद के बारे में बात की थी, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है। देखो संकट काल में देश की संघात्मक ढांचा है जो, वो एकात्मक ढांचे में बदला जा सकता है, और इसके लिए संविधान में एक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसके लिए कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही बात दी हुई है। वे संघ सरकार की ही संकट काल की घोषणा कर सकती है, और अनुच्छेद 352, 356, 360 के अनुसार राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल संविधान में दिए गए हैं। संकट के नाम पर देश का समस्त शासन एकात्मक रूप ले लेगा, मतलब जो राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल वो खत्म हो जाएगा, काम कौन करेगा, केंद्र करेगा, ठीक है।
दिया जा सकता है। तो ये था एकात्मक विशेषताएं। ठीक है, ये क्या थी? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। मतलब कौन कौन सी बातें हैं जो ये दिखाती हैं मैं भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली नहीं एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान देना बेटा, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है, बिल्कुल पजल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा पे एकात्मक और जो संज्ञात्मक है उसमें क्या फर्क है। ठीक है, अब देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा मैंने, अपने क्या पढ़ा, जैसे ये क्या है? स्टेट है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और मान लो ये स्टेट है। क्या है बेटा? ये स्टेट है, मतलब राज्य है। अब इन राज्यों ने एक समझौता किया। क्या किया? समझौता किया। कुछ उद्देश्यों की, विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया? समझौता किया। और समझौते पर क्या बना लिया इन्होंने? एक संघ बना लिया। क्या बना लिया बेटा? संघ। अब देखो संघ, संघ को हम केंद्र भी बोलते हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे। अब देखो ये क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। ठीक है, और सर्कल के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंटर, और सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र। मतलब संघ हो गया, मतलब एक केंद्र बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? केंद्र बना लिया। अब देखो संज्ञात्मक और एकात्मक का क्या फर्क है? संज्ञात्मक में और एकात्मक में क्या फर्क है? संज्ञात्मक और एकात्मक, इन दोनों शब्दों को समझना है अच्छे से। एकात्मक, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। अब देखो, अगर पावर, इन्होंने समझौता क्या किया था स्टेट ने? तो कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण किया? संघ का, केंद्र का निर्माण किया। तो विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति कुछ यहां से होगी, लेकिन ये अलग अलग स्टेट हैं। कुछ उद्देश्य जो सामान्य उद्देश्य उनकी प्राप्ति क्या करेंगे? वो खुद करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच ये समझौता हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया? संघ बन गया। अब देखो, अगर इनकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, वह शक्तियों का विभाजन। क्या पढ़ा था हमने? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अब देखो, अगर प्रणाली है क्या? संघात्मक शासन प्रणाली, तो उसमें क्या होगा? शक्तियों का विभाजन होगा। मतलब कुछ शक्तियां क्या होंगी? इसके पास होंगी, और कुछ शक्तियां स्टेट के पास होगी। कुछ शक्तियां क्या होगी? स्टेट के पास होगी। अब बढ़ गई, तो इस हिसाब से तो ये क्या हो गया? संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है? अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, नष्ट कर दें, ठीक है, अब क्या बच गया बेटा? सिर्फ संघ बच गया। क्या बच गया? संघ बच गया। तो सारी पावर किसके पास होगी? सिर्फ एक के पास होगी, संज्ञात्मक। किसके पास? सिर्फ सेंटर के पास। तो ये होगी एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और अपने चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।